यहाँ से बात कर रहा हूँ, सब लोग ठीक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करेंगे। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो होते हैं जिसमें हम कोई शर्त लगाते हैं, अगर फलां चीज़ होगी तो फलां उसका असर होगा, या अगर फर्ज के फलां चीज़ होती तो उसका फलां रिजल्ट होता, या फर्ज करें कि अगर मैं फलां मुल्क का सदर होता तो मैं फलां काम ना करता। इसमें आप चीज़ें फर्ज करते हैं। तो एज ए रिजल्ट पहले भी मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंसेस में 3 कंडीशन चलती हैं, राइट, जो ज़्यादा चलती हैं। कुछ को हम कहते हैं ओपन कंडीशनल्स, या उसको हम कहते हैं ओपन कंडीशन। कुछ को हम कहते हैं इमेजिनरी कंडीशनल्स और इमेजिनरी कंडीशन, और कुछ को हम कहते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशनल या अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो आज के इसमें वीडियो में आज हम बात करेंगे, वी विल जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग, अनफुलफिल्ड कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन। जैसे पहले भी मैंने इस बात पर थोड़ी सी बात की है पिछले वीडियोस में, अनफुलफिल्ड कंडीशंस क्या होते हैं, उनका थीम क्या है। इसमें ये होता है कि पहली बात तो ये कि इसका ताल्लुक हमेशा पास्ट से होता है, माजी से। हम फर्ज करते हैं कि अगर वो कोशिश करता तो कामयाब हो जाता, इसका ताल्लुक माजी से। एक वाला हिस्सा और दूसरा हिस्सा ताल्लुक माजी से। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इट हैज गॉट समथिंग टू विद द पास्ट। उसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बनता है, इफ वाला हिस्सा है उसमें हम, अगर वो इफ वाला हिस्सा और जो दूसरा हिस्सा है, अगर वो हमें देखना है कि वो एक्टिव में है, ए वी स्टैंड फॉर एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कई दफा हम बात कर चुके हैं। इससे मुराद ये, इन जुमलों में जो डूअर है, जो परफॉर्मर है, जो शख्स को काम कर रहा है, वो हमें नुमाया नजर आता है, बजाय हम उस चीज पे फोकस नहीं करते बल्कि परफॉर्मर पे फोकस करते हैं, ये काम किसने किया। ओके, अगर वो एक्सप्रेशन एक्टिव में है, जैसे मैंने लिखा ए वी, तो फिर हमारा स्ट्रक्चर इफ वाले हिस्से में, इसको हम, जैसे हमने पहले भी बात की, वी कॉल इट इफ क्लॉज। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हम इफ लगाते हैं, देन वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज हैड, और फिर हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म इफ वाले हिस्से में या इफ क्लॉज में। और ये जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं या मेन क्लॉज कहते हैं, इसमें हम पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर हम लगाते हैं वर्ड हैव, फिर हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म। क्लियर? एक्टिव में कंफ्यूज होने की बात नहीं, इसमें सिर्फ ये है कि दोज एक्सप्रेशंस इन विच वी फोकस ऑन द परफॉर्मर, हम ये इस बात पे फोकस करते हैं काम किसने किया, और इसका ताल्लुक हमेशा माजी से होगा। फर्ज किया, एज यू कैन सी ओवर हियर, एक सेंटेंस लिखा, अगर आप आ जाते, तो ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, बात माजी में चली गई। ये अनफुलफिल्ड इसलिए है कि यानी कि जिस बंदे ने आना था वो किसी वजह से नहीं आया। ओके, अगर आप आ जाते, तो इसकी ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पहले हम लगाएंगे इफ लग गया, क्लियर, देन वी यूज सब्जेक्ट, यहां आप सब्जेक्ट है यू, देन वी हैव टू यूज हैड, यहां पे आ गया हैड, फिर हमने लगानी है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कम इज बीइंग यूज्ड एज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप आ जाती, इंग्लिश क्या हुई, इफ यू हैड कम। क्लियर? फर्स्ट क्या मैं कहता हूं, अगर आप बता देते, तो उसकी क्या इंग्लिश होगी, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड। ओके, अब इसका जो दूसरा हिस्सा है जिसे मेन क्लॉज कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। फर्स्ट के सिंपल सा सेंटेंस आप ले लें, मैं आपको बता देता, इन दोनों का आपस में लिंक देखिए। द कंडीशन इज, अगर आप आ जाते, तो ये अनफुलफिल्ड इसलिए कि आप, ये जो भी शख्स है वो नहीं आया, मैं आपको बता देता, इसलिए शायद बताने का अमल भी नहीं हुआ, मैं आपको बता देता। इसमें हमारा पैटर्न क्या है, वी हैव टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, फिर वुड हैव, और उसके आगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं के लिए हो गया, इनके सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, फिर वुड हैव है, यहाँ आप देख लें वुड हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड। क्या एक्सप्रेशन बना, आई वुड हैव टोल्ड, और आपको बताने की बात इसलिए हमने यू का इजाफा कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं पीवी, पीवी स्टैंड फॉर पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या है, इसमें हम
परफॉर्मर या डूअर पर फोकस नहीं करते, बल्कि आवर होल फोकस इज दैट थिंग, वो चीज, वो एक्शन जो हो रहा है हम उस पर जो फोकस करते हैं। कभी एक्सप्रेशन पैसिव है, तो अगर एक एक्सप्रेशन पैसिव में है तो हमारा रूल क्या होता है, पहले हम लगाते हैं इफ वाले हिस्से में इफ, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें परफॉर्मर नहीं होता बल्कि रिसीवर होता है, वो रिसीव करता है एक चीज को। इफ प्लस ऑब्जेक्ट, और इंस्टेड ऑफ हैड बिन में लगा देते हैं हैड बिन, बिन का इजाफा कर देते हैं। रिमेनिंग पैटर्न इज द सेम, फिर साथ थर्ड फॉर्म। ओके, और इसका जो मेन हिस्सा है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, या जिसे समटाइम्स वी कॉल दैट मेन क्लॉज, उसमें हम क्या लगाते हैं, पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं रिसीवर जो है, उसके आगे हम लगाते हैं वुड हैव बिन। एक्टिव में था वुड हैव, पैसिव में थोड़ी सी चेंज आई है, वी आर यूजिंग वुड हैव बिन, और साथ पैसिव में ऑल ऑफ यू नो वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब फर्स्ट आप इस एक्सप्रेशन को देख लें, अगर मुझे बता दिया जाता, ये पैसिव है कि नहीं, ये बिल्कुल पैसिव है कि इसमें यू आर डूइंग नथिंग, आप तो इसमें कुछ नहीं कर रहे, आप तो एक चीज को रिसीव कर रहे हैं। अदरवाइज टू थंब रूल ये है कि मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन जिनमें इस तरह के अल्फाज आ जाएं, मुझे, हमें, उन्हें, तुम्हें, तो वो तकरीबन 90% केसेस में वो बनती ही पैसिव वाइज, सेंस के तौर से भी पैसिव, अदरवाइज भी पैसिव। अगर मुझे बता दिया जाता, अब इसकी इंग्लिश अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या बन रही, इफ, देख लें इफ हो गया, ऑब्जेक्ट यहां है मैं या मुझे, आए, फिर हमने लगाना हैड बिन, देख लें हैड बिन, और देन वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्म इज इन्फॉर्म्ड। एक्सप्रेशन क्या बना, इफ आई हैड बिन इन्फॉर्म्ड। अब इसमें यह कि हमने कहना ये होता है, और इसको अक्सर लोग कहते हैं इफ आई हैड इन्फॉर्म, तो इसका तो मीनिंग ही बिल्कुल बदल जाता है, वो एक्टिव बन जाता है। इसमें आप इन्फॉर्म कर नहीं रहे बल्कि इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सो एक्सप्रेशन इज इफ आई हैड बिन इन्फॉर्म्ड। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखें, तो तमाम स्टूडेंट्स को या तमाम लड़कों को भी बता दिया जाता है। इसमें भी अगर आप गौर करें, बॉयज आर डूइंग नथिंग, यहाँ स्टूडेंट्स कुछ नहीं कर रहे, वो भी रिसीविंग एंड पे एक चीज को रिसीव कर रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं ये पैसिव है। तो तमाम लड़कों को भी बता दिया जाता, इसके लिए रूल क्या है आपके सामने है, पहले ऑब्जेक्ट, फिर वुड हैव के आगे बिन का इजाफा, साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आप इसकी इंग्लिश करें अकॉर्डिंग दिस रूल, अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट जो है ये है ऑल द बॉयज, तमाम लड़के, क्लियर, एंड देन वी हैव टू यूज वुड हैव बिन, ये हो गया वुड हैव बिन, all the boys would have been, and then third form of informed is informed, all the boys would have been informed. Got some idea? अगर आप कोई और मिसाल ले लें, फर्ज के मैं कहता हूँ, अगर वो आ जाता तो मैं उसे बता देता। इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि दोनों हिस्से एक्टिव में या पैसिव में, दोनों हिस्से एक्टिव में। अगर वो आ जाता, आना भी उसने खुद था, तो मैं उसे बता देता, बताने वाला भी मैं खुद हूँ। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ ही हैड come, I would have informed or told him. Okay? इसमें जैसे मैंने पहले भी कहीं कहा कि देयर आर जस्ट 4 पॉसिबिलिटीज, या तो दोनों हिस्से एक्टिव हैं एवी, या दोनों हिस्से पैसिव हैं पीवी। ये फर्स्ट पार्ट एक्टिव है एवी और सेकंड पीवी है, ये फर्स्ट पार्ट पैसिव है पीवी और सेकंड एवी। इसमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखने में आता है उस वक्त आता है कि व्हेन बोथ द पार्ट्स आर इन पैसिव, या दोनों हिस्से पैसिव में हो, तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने में आता है। फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ कि अगर हम लोगों को प्रॉपरली गाइड कर लिया जाता, राइट, तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। अब आप देख लें, इसमें पहले हिस्से में क्या है, हम कुछ नहीं कर रहे, हम एक रिसीव कर रहे हैं। अगर हम लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दिया जाता, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ वी पीपल had been properly guided. Okay, तो अगले हिस्से में the situation would have been, आगे फिर वो यहाँ थर्ड फॉर्म तो नहीं आ रही, एडजेक्टिव सा आ रहा है, the situation would have been different, उसको साथ जोड़ दें। अगर आप दोनों में पैसिव अग्रेसिव अंदाज से लेते हैं कि एक्शन हो, फर्स्ट क्या मैं कहता हूँ, अगर मुझे इन टाइम बता दिया जाता तो तमाम मुतल्लिका लोगों को इत्तला मिल जाती। अब देखिए इसमें दोनों से पैसिव में, राइट, इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ आई हैड बिन
informed in time, all the concerned people would have been informed. तो इस तरह का पैटर्न बनता है। इसमें सिर्फ एक बात समझने वाली वो ये है कि अक्सर लोग जो है इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोलते हैं। वो इफ वाले हिस्से में आमतौर पे ये चीज लगा देते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग इफ आई हैड, वो अक्सर कहते हैं इफ आई वुड हैव। तो इस बात का ख्याल रखना है, इफ वाले पार्ट में ये स्ट्रक्चर है एक्टिव में, और इसमें दूसरे में पैसिव में ये स्ट्रक्चर है। इसे हम इफ क्लॉज कह सकते हैं, इसे हम मेन क्लॉज कह सकते हैं। ये इफ क्लॉज है और ये मेन क्लॉज है। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, और आफ्टर दैट इंशाल्लाह थिंग्स विल कैन टर्न आउट फाइन। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।